हेलो फ्रेंड, आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 1 भूगोल, सौरमंडल में पृथ्वी। चैप्टर का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। जब शाम हो जाता है, सूर्य डूब जाता है, उसके बाद आकाश को देखना बहुत ही अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु दिखते हैं। जब सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद एक या दो छोटे छोटे बिंदु दिखना स्टार्ट करते हैं, लेकिन बाद में इसकी संख्या बढ़ जाती है। बाद में धीरे धीरे इसकी संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। जब पूरा अंधेरा हो जाता है उसके बाद बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चमकीले बिंदु दिखते हैं जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटे छोटे चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिसमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले। कुछ चमकीले दिखते हैं और कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। जब हम लोग रात के समय आकाश देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि पूरा आकाश में हीरा जड़ा हुआ है। इसमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें से कुछ को टिमटिमाहट अन्य से अलग है। मतलब ध्यान से देखने से कुछ अलग दिखता है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। कुछ चंद्रमा के समान ऐसे ही चमकते रहते हैं, टिमटिमाते नहीं है। इन चमकीले वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते होंगे। ये जो चमकीले वस्तु है इसके साथ आप जरूर चंद्रमा भी दिखता है रात के समय। यह अलग अलग समय पर अलग आकार का अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। समय ये बदलता रहता है अपना आकार और स्थान। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। जब पूरा चंद्रमा दिखता है उस दिन को पूर्णिमा कहते हैं। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। ये नए चंद्रमा की रात्रि अमावस्या होती है। 15 दिन बाद ये धीरे धीरे छोटा होकर पूरा खत्म हो जाता है और उस रात को पूरा चंद्रमा काला दिखता है, उसको अमावस्या कहते हैं। ऐसे रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगर आसमान में बादल नहीं छाया हुआ तो आसमान में यह देखना आसान होता है और पता लगाना भी आसान होता है। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं उन सभी छोटे चमकीले वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात में के समय चमकीले वस्तुएं को हम दिन में नहीं देख पाते। जो रात के समय छोटे छोटे चमकीले वस्तुएं दिखते हैं उसको हम लोग दिन में नहीं देख पाते, क्योंकि दिन में सूर्य रहता है, वो बहुत उसका प्रकाश इतना तेज रहता है कि पूरा पृथ्वी पे उजाला छाया रहता है, जिसके कारण हम लोग को रात के समय वो छोटे छोटे चमकीले तारे नहीं दिखाई देते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकते हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। खगोलीय पिंड उन्हें कहते हैं जो रात के समय आसमान में चमकते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैस से बने होते हैं। इसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है जिसमें वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य भी एक तारा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के सामने ही हैं। वो जो रात के समय चमकते रहते हैं तारे, वो सूर्य के समान ही है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। ये पृथ्वी से बहुत अधिक दूर होने के कारण बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। हम लोग कभी भी किसी भी चीज को अगर दूर से देखते हैं तो थोड़ा छोटा दिखाई पड़ता है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा
हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। जब हम लोग आसमान में हवाई जहाज को देखते हैं तो वो बहुत छोटा दिखाई देता है, क्योंकि वो बहुत दूर रहता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृति को देख सकते हैं। जब रात में हम तारे को देखते हैं तो उसके द्वारा वह अलग अलग प्रकार की आकृति बनता है, उसको देखा जा सकता है। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। जो अलग अलग प्रकार की जो आकृति बनाते हैं इसको नक्षत्र मंडल कहते हैं। आर्ट्स मेयर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल बिग बियर। स्मॉल बियर या सप्तऋषि 7 तारों का समूह। सप्तऋषि 7 तारों के समूह को कहा जाता है, जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल आर्ट्स मेयर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस के किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडल को दिखाए। कोई भी बड़ा होगा उससे आप सहायता लेके तारों, ग्रहों और नक्षत्र मंडल को देख सकते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। जब पुराने समय में दिशा सूचित करने के लिए तारों का सहारा लिया जाता था। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। ध्रुव तारा को उत्तरी तारा भी कहा जाता है, जो उत्तर दिशा को दर्शाता है। वो हमेशा उत्तर की ओर रहता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। मतलब जो उत्तरी ध्रुवीय तारा है वो कभी अपना स्थान नहीं बदलता है, एक ही जगह पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। जो सप्तऋषि है उसकी सहायता से ध्रुव तारा कहाँ पे ये जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देख सकते हैं कि सप्तऋषि मंडल के संकेत तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींचा जाए एवं उसे आगे को बढ़ाया जाए तो ध्रुव तारे को की ओर इंगित करता है। जब हम लोग सप्तऋषि को मिलाते हैं, यहाँ पे सप्तऋषि तारा, जब ये 7 सप्तऋषि तारा सबको मिलाते हैं उसके बाद ये जो 2 तारा है इसके सीधे में जो देखते हैं वही है ध्रुव तारा। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता। कुछ खगोलीय पिंड है जिसका ना तो अपना प्रकाश होता है और ना ही ऊष्मा। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। जिसका ना तो ऊष्मा होता है ना प्रकाश, उसे ग्रह कहा जाता है। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। पृथ्वी अर्थ को बोला जा रहा है जिस पर हम रहते हैं, एक ये भी ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है। पृथ्वी सारा प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से ग्रहण करता है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा सूर्य है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूर से जैसे चंद्रमा से देखा जाए या चंद्रमा की तरह चमकता हुआ प्रतीत होता है। जब हम लोग चंद्रमा से पृथ्वी को देखते हैं तो ये भी चंद्रमा के तरह ही चमकता हुआ दिखता है। आसमान में देखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है, जिसको हम लोग आसमान में देखते हैं हमेशा रात्रि के समय। वो एक उपग्रह है पृथ्वी का। यह हमारे पृथ्वी का सहचर है। यह तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। हमारे पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं। जैसे हमारा एक पृथ्वी ग्रह है, उसी प्रकार और भी 7 ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। ये 7 ग्रह भी पृथ्वी की तरह ही सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश ग्रहण करते हैं।
इसमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं, मतलब जितने उपग्रह है और भी ग्रह है उसके अपने अपने उपग्रह भी हैं। सौरमंडल, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह तथा एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सौरमंडल में सूर्य और 8 ग्रह, उपग्रह और खगोलीय पिंड ये सब को मिलाकर बनता है। हमें सारे परिवार का नाम देखें, उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य है। सूर्य, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैस से बना है। इसका खिंचाव बल सबसे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते क्योंकि इससे नज़दीक का तारा होने के बावजूद भी यह हमारे से बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। ग्रह, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य के दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। इसमें कहा गया कि सूर्य, उसके सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? बुध है। उसके बाद है शुक्र, फिर उसके बाद है पृथ्वी, फिर उसके बाद है पृथ्वी के बाद मंगल, फिर मंगल के बृहस्पति, शनि और यूरेनस, फिर उसके बाद है नेपच्यून। ये सभी सौरमंडल के 8 ग्रह हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। सबका अपना अपना पथ बना हुआ, वो उस पे ही चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार के में फैले हुए हैं। ये कक्ष कहलाती है। जो फैला हुआ है, लोग इसको क्या कहते हैं? कक्ष कहते हैं, जहाँ पे से ये अपना चक्कर लगाते हैं। ये जो जैसे बुध का ये इसका पथ है, इसी पे ये अपना कक्ष पे ही चक्कर लगाता है। फिर शनि, शुक्र भी अपना पथ पे चक्कर लगाता है, पृथ्वी अपना पथ पे ही चक्कर लगाता है। जितने भी ग्रह है सब अपने पथ पर ही चक्कर लगाते हैं। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगता है। बुध को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन लगता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र जो ग्रह है उसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। जो शुक्र ग्रह है उसका आकार और आकृति पृथ्वी के समान होने के कारण उसको भी पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा गया है। क्यों अभी तक प्लेटो भी एक ग्रह माना जाता था। पहले प्लेटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन ने अपनी बैठक 2006 में यह निश्चय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लेटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। और जो पहले 9 ग्रह थे उसमें था एक बौना ग्रह में जो जिसको अब लिया गया है प्लूटो, वो भी पहले इस ग्रह में ही गिनाता था। पहले 9 ग्रह माने जाते थे, लेकिन अब प्लेटो को ग्रह से हटाकर बौने ग्रह में रखा गया है। पृथ्वी से दूरी के हिसाब से यह तीसरा ग्रह है। जब सूर्य है उसके दूरी के हिसाब से ये तीसरे स्थान पर है। पहले है बुध है, शुक्र है, फिर है पृथ्वी। आकार में यह 5वां
सबसे बड़ा ग्रह है और आकार में देखा जाए तो ये 5वां स्थान पे है। साइज में ये 5वां है और दूरी के हिसाब से तीसरे स्थान पे है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चिपटा है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आब कहा जाता है। भू-आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। भू-आब चपटा होने के कारण दोनों ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव थोड़ा थोड़ा चपटा है, जिसके कारण इसको भू-आब कहा जाता है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। जो जीवन है वो पृथ्वी पर है बस, और दूसरे ग्रह पे नहीं है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना अधिक ठंडी। पृथ्वी जो है ना तो बहुत ज्यादा गर्म है और ना ठंडा। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है। साथ में यहाँ पे पानी भी है और वायु भी, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। जीने के लिए जो चाहिए, जितना तापमान उतना पृथ्वी पर मौजूद है। पानी भी मौजूद है और हवा भी, जिसके कारण यहाँ पे हम लोग जी सकते हैं और दूसरे ग्रह पे नहीं जी सकते। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। जो वायु जो बहुत ही जरूरी है हमारे जीवन के लिए, ऑक्सीजन इस वायु में उपलब्ध है। यही कारण से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। यही कारण है कि सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह पृथ्वी कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जीवन मौजूद है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पर पानी से ढका है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी में 2/3 हिस्सा जो है पानी से ढका हुआ है, इसलिए अगर हम आसमान से इसको देखते हैं तो हमको ये नीला दिखाई देता है। चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। पृथ्वी का एक मात्र उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। इसका जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से समान अन्य खगोलीय पिंड की अपेक्षा नजदीक है। ये जो चंद्रमा है अन्य खगोलीय पिंड की अपेक्षा ये बहुत सामने है, जिसके कारण ये बड़ा दिखाई देता है। यह हमसे लगभग मतलब पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना करें, और जो सूर्य है, सूर्य और पृथ्वी की दूरी और चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी देखने पर पता चलता है कि यह बहुत नजदीक है और सूर्य बहुत दूर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन लगाता है और साथ में अपने अक्ष में ही घूमने में 27 दिन का समय लगाता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। जो हमारी पृथ्वी है वहां से हम चंद्रमा का सिर्फ एक पोर्शन ही देख सकते हैं। इधर वाला एक टाइम में सिर्फ एक भाग देख सकते हैं, दूसरा भाग नहीं देख सकते। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। चंद्रमा पे हम लोग नहीं जी सकते। यहाँ ना पानी है और ना हवा। चंद्रमा पर ना तो पानी मौजूद है और ना ही हवा मौजूद है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं। इसका जो सतह है वहाँ पे पर्वत है, मैदान और बहुत सारा गड्ढा है जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। ये जो गड्ढा है और पर्वत पठार है ये यहाँ पे चंद्रमा की सतह पर छाया बनाता है, जिसको हम लोग पूर्णिमा की रात को देख सकते हैं। अब क्षुद्र ग्रह। तारे, ग्रह एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। सिर्फ तारा, ग्रह और उपग्रह ही नहीं और भी छोटे छोटे पिंड
मौजूद है, जिनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, जो सूर्य के चारों ओर ये भी चक्कर लगाते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ये जो क्षुद्र ग्रह है, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के कक्षा के बीच में उपस्थित है। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के भी भाग हैं। ये जो क्षुद्र ग्रह है, ये ग्रह के ही भाग है, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूट गए। उल्कापिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों एवं छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। जो सूर्य के चारों ओर छोटे छोटे पत्थर और टुकड़ा चक्कर लगाते रहता है, उसको उल्कापिंड कहा जाता है। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की हो जाती है। मतलब ये चक्कर लगाते लगाते सूर्य के नजदीक पहुंच जाते, फिर ऐसे मतलब इतना गर्मी के कारण पिघल जाता है, जिसके कारण वो पृथ्वी के नजदीक। इस प्रकार के दौरान वायु में के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं और फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाता है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। कभी कभी उल्कापिंड बिना जले गिर जाते हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर धरातल बन जाता है। क्या आपने तारों एवं खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैले चौड़ी पट्टी, सफेद पट्टी की तरह है, एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। एक सफेद पट्टी दिखाई पड़ता है, बहुत सारे छोटे छोटे तारा वहां पे मौजूद होता है, जिसके कारण वो सफेद पट्टी जैसा प्रतीत होता है। यह लाखों तारों का एक समूह होता है, बहुत छोटा छोटा तारा रहता है एक जगह, वो अगर उसको देखते तो एक सफेद पट्टी की तरह दिखाई देता है। यह पट्टी आकाश गंगा है, जो ये छोटे छोटे तारे एक जगह मिलके हैं और सफेद पट्टी की तरह दिखाई देते हैं, इसको आकाश गंगा कहा जाता है। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। सौरमंडल भी एक आकाश गंगा का ही भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बढ़ती नदी से की गई है। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ गया। और आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगा मिलाकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। जब ढेर सारे आकाश गंगा मिल जाते हैं, उसके बाद ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ब्रह्मांड की विशेषता की कल्पना करना अधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुड़े हुए हैं। ब्रह्मांड की जानकारी अभी बहुत ज्यादा नहीं है, वैज्ञानिक लोग इसकी जानकारी हासिल करने के लिए लगे हुए हैं। इसके आशय के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है। जो भी ब्रह्मांड है उसका आकार के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड में हैं। हम लोग लेकिन जानते हैं कि सब इसी ब्रह्मांड का ही पार्ट है। इस प्रकार यह चैप्टर समाप्त होता है। हमारे वीडियो देखने के लिए आप सबों का धन्यवाद। इसके बाद हम लेसन 2 पढ़ाएंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।